नमस्कार, मैं अमिताभ शुक्ला। लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट ने इस बार देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दिया है और ये एक विपक्ष के लिए एक संजीवनी की तरह इसने काम किया है। जो विपक्ष मृतप्राय की तरह हो चुकी थी और मुद्दों की राजनीति करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कर नहीं पाती थी क्योंकि देयर वाज अ ब्रूट मेजॉरिटी ऑफ भारतीय जनता पार्टी नॉट ओनली इन द पार्लियामेंट बट ऑल्सो इन द स्टेट असेंबलीज। लेकिन इस चुनाव ने एक मोरल विक्ट्री दिया है ऑपोजिशन को, खास करके कांग्रेस लेड ऑपोजिशन जो है, जिसमें मुख्य जो पार्टीज हैं वो हैं समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके। ये जो मुख्य पार्टियां हैं ये अब देश की राजनीति में एक तरह की नई छाप छोड़ने वाली हैं। 10 साल के बाद पहली बार केंद्र में भी एक कोalition गवर्नमेंट बन रही है और इस कोalition गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरह से अपनी पावर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो पिछले 2 बार उन्होंने किया है और जिस तरह से उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय किया था। दिस विल बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी टू रन अ कोalition गवर्नमेंट। सो फार he has not run a coalition government, he has run absolute majority governments, be it at the center or be it as the chief minister of Gujarat. So he will be experimenting a lot with it. So that authoritarian streak, authoritarian का जो एक ठप्पा था, शायद वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा और करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, तेलुगु देशम पार्टी और बिहार की जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों के भरोसे पे, इन दोनों की बैसाखियों के ऊपर ही अपनी सरकार चला पाएंगे मेजॉरिटी मार्क से, क्योंकि 240 सीट लाने के कारण वो 32 सीटें वो कम हैं। और इसके बावजूद भी और भी छोटी पार्टियां हैं, जैसे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसके भी सांसद आए हैं, उसके ऊपर भी डिपेंडेंस रहेगी। तो काफ़ी हद तक जो कोalition धर्मा होगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी निभाते थे, शायद कुछ हद तक वो कंपल्शंस का सामना करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कितना क्लोज बैटल रहा ये, इसका अंदाजा सब लोगों को है। यहाँ पहली बार चुनाव में द कांग्रेस और एसपी अलायंस ने ये इंडिकेट किया कि बीजेपी इज नॉट इनविंसिबल, जैसा कि पॉलस्टर्स बता रहे थे एग्जिट पोल में या प्री पोल के सर्वे में, जो काफ़ी हद तक बीजेपी की जो इंटरनल सर्वे थी उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक एब्सोल्यूट नंबर्स दिए गए थे। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें लोग दे रहे थे, जो कम दे रहे थे, जो कुछ पॉलस्टर्स वो 70 दे रहे थे। सो दे नेवर थॉट दैट समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस कुड ब्रिंग अ स्पेक्टेकुलर कमबैक हियर इन उत्तर प्रदेश, विच दे डिड। और ये उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति की जो दिशा है वो बदलने का काम किया है। अब हम लोग स्पेसिफिक कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी देयर वाज एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट इन उत्तर प्रदेश जिसकी हम लोग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी ने वोट नहीं काटे होते तो शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस को 16 सीटें और आ सकती थीं, क्योंकि द वोट डिफरेंस ऑफ बहुजन समाज पार्टी and the losing candidate in Uttar Pradesh of Samajwadi Party and Congress was less than the votes which BSP candidate got there. अब आपको याद दिला दें कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीता। They did not win any seat. Their vote percentage came down drastically from the assembly elections last time. But they still managed to get around 8 to 9% votes. तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कई ऐसी सीटें हैं जिसमें अगर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ता और ये वोट कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट को ट्रांसफर होते, कुछ भी ट्रांसफर होते, तो करीब 16 सीटों पे भाजपा और हारती उत्तर प्रदेश में। और अगर ऐसा होता तो देश की राजनीति
एक नया करवट ले लेती और शायद नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती, और जो अभी इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं शायद ये कहीं ना कहीं सरकार बनाने की कवायद कर रहे होते। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। मैंने कुछ लोकसभा सीटों का उत्तर प्रदेश का मैंने एक स्टडी किया। मैंने देखा कि वहाँ किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके वोट्स ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। जैसे भदोही का सीट ले लें, भदोही में तृणमूल कांग्रेस का एक कैंडिडेट था। यहाँ पे जो कोalition था इसमें तृणमूल कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने एक टिकट दिया था अलायंस में भदोही सीट से। यहाँ भदोही में जो विक्ट्री मार्जिन थी वो थी सिर्फ 44,000 वोटों की भारतीय जनता पार्टी की, और जो बीएसपी कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी को कैंडिडेट को वोट आए थे वो था करीब 1,55,000। ये एक तरह से हार का कारण, बहुत बड़ा हार का कारण ये साबित हुआ वहां पे भदोही में। इनफैक्ट यूपी के 16 सीटें ऐसी हैं जहां पे ऐसा हुआ। अकबरपुर मान लें, कानपुर के पास अकबरपुर की सीट है। अकबरपुर में बहन मायावती पहले चुनाव लड़ चुकी हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के एक समय स्ट्रांग होल्ड माना जाता था। बीएसपी यहां से जीत भी चुकी है। अकबरपुर की सीट में जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था उसका जो मार्जिन था वो सिर्फ 44,000 के आसपास था, और जबकि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने 73,000 के करीब वोट लाए थे। और क्लियरली अगर ये वोट कुछ हद तक जाता, अगर इस अलायंस का जो इंडिया अलायंस को था, तो वो हार सकता था बीजेपी का कैंडिडेट। सिमिलरली उन्नाव लखनऊ के पास उन्नाव सीट है, वहां पे जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था उसका जो मार्जिन था वो सिर्फ 35,000 था, लॉस का मार्जिन। The defeat margin of Samajwadi candidate was only 35,000, whereas the BSP candidate got over 72,000 votes there. So ये जो 16 सीटें हैं यूपी की, ये देश की राजनीति बदल देती थी। फतेहपुर सीकरी की बात कर लें, वहाँ पे 43,000 जो मार्जिन था बीजेपी कैंडिडेट के विक्ट्री का, और जो वहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट था, जो बीएसपी कैंडिडेट था वो 1,20,000 वोट ले आया था। कांग्रेस कैंडिडेट वहां पे 43,000 के मार्जिन से हारा था। इस तरह ये सारी जो सीटें हैं यूपी की 16 सीटों का जो गणित था, ये गणित अगर थोड़ा सा डिफरेंट होता तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अलायंस को होता। लेकिन हाँ, इसमें ये जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी में कोई सीक्रेट समझौता हुआ हो, जैसा कि लोग कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीएसपी कैंडिडेट ऐसी जगहों पे दिए गए कास्ट कैलकुलेशन करने के बाद जहां पे वो सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हो रहा था, और शायद कहीं ना कहीं बैकडोर से बीजेपी और बीएसपी एक तरह से एक हराने का काम किया उन लोगों ने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स का। ये कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक ऐसा भी कह रहे हैं। वह सारी सीटों का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, कास्ट अर्थमेटिक निकाल रहे हैं। यूपी में जैसा आपको पता है इस बार कास्ट इक्वेशंस काफ़ी मजबूती से चले हैं, और ना कि कोई और जो बाकी मुद्दे हैं जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा या जो बीजेपी जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म का मुद्दा, वो नहीं चल पाए इस बार। लोकल फैक्टर्स जिसमें कास्ट इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, जो यूथ के मुद्दे हैं, फार्मर्स के मुद्दे हैं, पूरे यूपी में ये मुद्दे चले हैं, और इसी के चलते गठबंधन को वहाँ पे उन्होंने पहली बार भाजपा को हराया है वहाँ पे। और ये दिस विक्ट्री कुड हैव बीन मोर स्पेक्टेकुलर हैड देयर बीन सॉर्ट ऑफ बीएसपी और जो इंडिया अलायंस के बीच में देयर कुड हैव बीन सम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू अलायंस पार्टी, और उसमें ये आ जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ अलायंस में रहे हैं यूपी में, पहले भी कांग्रेस के साथ भी अलायंस हुआ है, लेकिन इस बार कोई ऐसा ना प्रयास हुआ ना हुआ। हालांकि क्रिटिक ये कहते हैं कि बीएसपी की कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी से है अभी, क्योंकि पिछले जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो शासनकाल था
उसमें जितने भी ऑपोजिशन जो लीडर्स है, दे हैड टू फेस द ब्रंट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड CBI. बट मायावती, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट politicians of the country, she is said to be one of the richest politicians of the country, she did not face any single ED or fresh ED or CBI cases, and in fact in all her previous cases the agencies have been apparently told to go slow, और कुछ भी उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ. जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, कुमारी मायावती के ऊपर कोई भी दबाव कहीं से नहीं पड़ा, ना उन्हें कहीं प्रेशर हुआ. और उन्होंने शायद, ऐसा लगता है कि कुछ हद तक जो ईडी और CBI के प्रेशर में, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनकी इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रही होगी, उसके चलते उन्होंने स्ट्रैटेजिकली अपने कैंडिडेट्स दिए ताकि इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत ना पाएं और उसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को मिले. कोई सीट तो BSP ने जीती नहीं, ना ही ऐसा लग रहा था कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे थे, जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी कहीं भी BSP को कोई इंडिकेट नहीं किया कि कोई सीट जीतने की स्थिति में है. हाँ, उन्होंने जरूर ये इंडिकेट किया कि वो हराने की स्थिति में है. और BSP के वोट हालांकि नॉर्मली ट्रांसफरेबल होते हैं, नॉर्मली वो ट्रांसफर हो जाते हैं वोट. BSP के जो सपोर्टर्स हैं, जो काडर हैं, वो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार वैसा भी नहीं हुआ. और उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए और एक तरह से ये बीजेपी को डायरेक्टली इसका बेनिफिट मिला. यूपी की राजनीति में कुमारी मायावती अब क्या अगला स्टेप लेंगी और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस क्या करेगा, ये तो देखने की बात है. अभी विधानसभा चुनाव काफी दिनों बाद है और ये अलायंस तब तक बना रहेगा और लड़ेगा. लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश के जो 16 लोकसभा के चुनाव क्षेत्र हैं जहां पे BSP का वोट ज्यादा था, एक तरह से एक देश की राजनीति को जो बदल सकती थी वो शायद नहीं हुई. और BSP वहां पे एक तरह से वोट कटुआ साबित हुई और कांग्रेस SP के अलायंस को जो एक बहुत जोरदार बढ़त मिल सकती थी वो नहीं मिली. तो BSP ने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली मदद की. इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो उसकी सीटें और भी कम हो सकती थी, काफी कम हो सकती थी, उसको रोकने में BSP has been able to stop that slide of BJP in Uttar Pradesh by cutting into the votes of other parties, the Samajwadi Party and Congress alliance. So that was one notable feature of this election in the largest state of the country, Uttar Pradesh, which sends 80 members to the Lok Sabha. Thanks for watching the channel. Thank you so much.